जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 हवलदार का जो आपका एग्ज़ाम होना है, साथ साथ जो आपका एसएससी डाटा एंट्री 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा सीएचएसएल वाला, इसके लिए जो जीके का मॉक टेस्ट है, तो इस मॉक टेस्ट को आइए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न इस मॉक टेस्ट में है, बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जीके के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? दोस्तों कंप्यूटर के लिए विकसित की गई पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फॉर्ट्रॉन। कंप्यूटर के लिए विकसित की गई पहली भाषा फॉर्ट्रॉन थी, आप याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो मतलब फॉर्ट्रॉन भाषा थी, ये किसने विकसित की थी? ये डब्ल्यू बैकस ने विकसित किया था। आईबीएम कंपनी में के थे ये, तो डब्ल्यू बैकस के द्वारा कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम था फॉर्ट्रॉन, ये विकसित की गई थी, आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैरोमीटर, क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैरोमीटर का आविष्कार क्या था, किसने? सही जवाब होगा दोस्तों टोरिसेली ने। तो टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, बैरोमीटर से आप क्या माप सकते हो? बैरोमीटर से आप वायुमंडलीय दाब माप सकते हो, यानी कि वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप माप सकते हो। अगर आपसे पूछे कि बैरोमीटर में कौन सी धातु भरी जाती है, दोस्तों पारा धातु बैरोमीटर में भरी जाती है, आप याद रखिएगा। अगर बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर रहा है, तो ये संकेत है कि तूफान आने वाला है, तूफान आने का संकेत होता है। यदि धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्षा होने वाली है, बारिश हो जाएगी आपकी। यदि धीरे धीरे करके ऊपर उठेगा, बैरोमीटर में पारे की रीडिंग ऊपर उठती है धीरे धीरे, तो इसका मतलब है कि मौसम क्लीन रहेगा, साफ मौसम रहने वाला है। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, आप याद रखें, इसको बनाया था टोरिसेली ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव का सबसे बड़ा अंग जो होती है वो इसकी स्किन होती है, अर्थात त्वचा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, त्वचा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव त्वचा जो होती है, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, आप याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन होता है। क्लियर? अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या है? वो है आपकी एपिडर्मिस। त्वचा की सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हमारी त्वचा का रंग कौन सा पिगमेंट देता है? मेलानिन देता है। तो मेलानिन एक ऐसा वर्णक है जो हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के कौन से अंग में रफनी रिसेप्टर पाए जाते हैं, दोस्तों रफनी रिसेप्टर जो मिलेंगे वो आपके त्वचा में मिलते हैं। रफनी रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। और रफनी रिसेप्टर का काम क्या होता है कि हमें ठंडा या गर्म का अनुभव जो कराते हैं, वो रफनी रिसेप्टर कराते हैं, त्वचा में पाए जाते हैं। क्लियर? तो मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है छोटी आंत। हमारे खाने का सर्वाधिक और फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, यानी कि 7.5 मीटर होती है, याद रखिएगा। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ये आप याद रखें, और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, आप याद रखिएगा। यकृत लिखा गया है लीवर। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपकी लीवर होती है, आप याद रखें। लीवर में यूरिया का संश्लेषण भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न, डेलोनिक्स रजिया रेफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों डेलोनिक्स रजिया रेफिन जो नाम होता है वो किसका नाम है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये गुलमोहर का नाम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है आपका डेलोनिक्स रेजिया रेफिन। दोस्तों क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है लैटिन भाषा। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जीवों के या वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम लिखने की द्विनाम पद्धति किसने विकसित की थी? तो कैरोलस लीनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लीनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति विकसित की गई थी। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है। तो कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक माना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना देखो एक शब्द लिखा गया बरगद। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे माना गया है, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को माना जाता है। ठीक है,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नेक्स्ट, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है कि अमीबा कौन से फाइलम का जीव है? सही जवाब होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए। अमीबा जो होता है ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमीबा कितने कोशिकीय जीव है? तो अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। और अमीबा जो होता है ना इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, ये भी आप याद रखना। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि अमीबा जो चलता है वो कौन से चलता है? अमीबा में पैर नहीं होते हैं, सीडोपोडिया होता है, ठीक है, सीडोपोडिया, कूटपाद बोलते हैं इसे हम। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अमीबा का मोटर ऑर्गन कौन सा है? सीडोपोडिया होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो सही जवाब होगा P4। P4 दोस्तों ये सफ़ेद फास्फोरस होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, फास्फोरस। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? दोस्तों क्षारीय धातुओं का गुण है, अच्छा मैं बता दूं क्षारीय धातु कौन सी है? हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ये आपकी क्षारीय धातु है। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ये आपकी क्षारीय धातु होती हैं। तो क्षारीय धातुओं की विशेषता क्या है ये हमें बताना है। दोस्तों देखो क्षारीय धातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकती हैं, ठीक है। सही जवाब क्या होगा कि क्षारीय धातुओं के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको वो आसानी से त्याग सकती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं? एक आपकी कौन सी होगी आपकी? एक होगी आपकी हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आपकी क्षारीय धातु है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये हमें बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों कंचनजंगा एक पहाड़ी की चोटी भी है आपकी, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सिक्किम में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सिक्किम। दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत का एकमात्र यूनेस्को हेरिटेज है जिसको मिश्रित धरोहर का दर्जा मिला है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। दोस्तों क्या आपको पता है कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? देखो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो इसके द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना था, ये आप याद रखें, 16 मई 1975। क्लियर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिक्किम जो है, सिक्किम की आबादी सबसे कम है। 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार भारत में सबसे कम आबादी सिक्किम की है, 6,10,000 आबादी है मात्र सिक्किम में। क्या आपको पता है कि सिक्किम का नया साल क्या कहलाता है? याद रखना, सिक्किम का नया साल लूसूंग है, सिक्किम का नया साल लूसूंग है, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का एक त्यौहार बहुत आएगा आपके एग्जाम में, सागा दावा कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का। भूमचू पूछता है, भूमचू कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का, ठीक है। मरूनी डांस कहाँ का है? वो सिक्किम का है, आप याद रखिए। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, ऑप्शन डी। अच्छा अगर आपसे पूछे ना नेशनल पार्क इन सीटू होते हैं या एक्स सीटू, जवाब होगा इन सीटू होते हैं, ठीक है, याद रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। नेक्स्ट है आपका कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कर्मा डांस जो किया जाता है ये आपका झारखंड मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है आपका। तो ये आपको मध्य प्रदेश लगा सकते हैं आप, कर्मा डांस मध्य प्रदेश। हालांकि झारखंड में भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा, कर्मा डांस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक डांस और आपका इंपॉर्टेंट है, और वो डांस कौन सा है? मांच। कभी आपसे पूछा जाए मांच कहाँ का डांस है, दोस्तों मध्य प्रदेश का डांस है मांच। फूलपाती भी पूछता है एग्जाम में, फूलपाती कहाँ का डांस है? तो फूलपाती डांस भी मध्य प्रदेश का है। गिरदा कहाँ का डांस है? दोस्तों गिरदा मध्य प्रदेश का डांस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्मा डांस भी मध्य प्रदेश का है। क्लियर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं मध्य प्रदेश के बारे में, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखो भारत में क्या आपको पता है कि हीरे की खान कहाँ पर है? तो भारत में पन्ना एक मतलब टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना माइंस भी है। तो पन्ना की जो खानें हैं ना ये कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश में, और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मझगवां की खानों के नाम से प्रसिद्ध है, आप याद रखें। मध्य प्रदेश में ना मैं आपको 3-4 टाइगर रिजर्व बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। एक तो आपको कूनो नेशनल पार्क याद रखना है,
कूनो नेशनल पार्क। दोस्तों ये नेशनल पार्क इतना न्यूज़ में क्यों रहता है आजकल? देखो भारत में जो चीते लाके बसाए गए हैं ना, वो कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। क्लियर। दूसरा बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है और ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कान्हा किसली बहुत पूछता है एग्जाम में, कान्हा किसली। तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर आपका, ये भी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है, पेंच है, पन्ना है। तो ये बहुत सारे आपको मिलेंगे। हाँ मध्य प्रदेश में ना एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी आपकी नर्मदा नदी। तो कभी क्वेश्चन आए कि नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, मध्य प्रदेश से, और ये अमरकंटक से निकलती है। मैकाल श्रेणी में जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश का डांस है कर्मा डांस। क्लियर दोस्तों। दोस्तों मैं आपको दो डांस और बता दूं जो ऑप्शन लिखे गए। दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा गया आपका पश्चिम बंगाल। इसके दो डांस बहुत आते हैं, एक गंभीरा डांस बहुत पूछता है पश्चिम बंगाल का। गंभीरा डांस कहाँ किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल का डांस है गंभीरा। साथ साथ आपको याद रखना है ब्रता, ब्रता कहाँ का डांस है, तो ब्रता डांस आपका पश्चिम बंगाल का है, ये आप याद रखिएगा। लाठी चाहो तो लिख याद रखना, लाठी कहाँ का डांस है, पश्चिम बंगाल का डांस है लाठी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहा गया है, कहा गया निम्नलिखित में से किस हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो आउटर हिमालय है ना, आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, आउटर हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा गया है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग जो भौगोलिक रूप से युवा है, मतलब सबसे नवीन भाग है, ये सबसे यंग, हिमालय का सबसे यंगेस्ट भाग है आपका शिवालिक। सबसे नवीन भाग जो पश्चिम से पूरब तक फैला है, ये आप याद रखें, वो क्या है आपका शिवालिक रेंज में आता है। अच्छा हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा। और हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति कौन से सागर से हुई है, टैथिस सागर से। टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है ओरोलॉजी क्या होता है, ओरोलॉजी क्या होता है? देखो ओरोलॉजी होता है पर्वतों का अध्ययन, याद रखना इसके बारे में। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेजोस्फीयर प्रणाली की एक विशेषता है। दोस्तों लेजोस्फीयर प्रणाली क्या होती है, देखो ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मतलब कोई आपको मतलब कंपनी खोलनी है, कोई आपको मतलब कारोबार करना है, कोई आपको फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। मतलब आप जब उत्पादन इकाइयाँ लगाते हैं तो सरकार आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसी को कहा जाता है लेजोस्फीयर प्रणाली। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 11 है, तो इसमें देखो एक पहले ऑप्शन में लिखा गया आपका कि लेजोस्फीयर प्रणाली जो होती है ना, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उस प्रणाली को बोलेंगे लेजोस्फीयर प्रणाली। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि वृद्धि होने का सूचक है। अच्छा दोस्तों अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण मतलब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सल्फर डाई का प्रदूषण होगा तो ये मतलब है कि लाइकेन की वृद्धि जो होगी वो खत्म कर देंगे। मतलब यदि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में बढ़ती है तो लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कम हो जाती है। क्लियर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन जो होता है ये किसके बीच की मतलब कड़ी है, तो ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। और लिटमस, लिटमस का नाम सुने होंगे आप, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है दोस्तों, लिटमस लाइकेन से ही प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शैवाल, क्या आपको पता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है, आप याद रखिएगा, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। क्लियर। शैवाल जो होते हैं ये हरे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर कहा गया है ब्रायोफाइटा को, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक कौन है, लाइकेन्स होते हैं, ऑप्शन बी,
सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कितने बिलियन वर्ष पहले था। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति मानी गई वो कितने साल पहले मानी जाती है। दोस्तों आप याद रखना, पृथ्वी पर जो जीवन मतलब की उत्पत्ति हुई है, इसका सही जवाब बनेगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले से हुई है। ठीक है, 3.5 बिलियन वर्ष पहले से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर होती है, आप याद रखें। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप बताओ यूरेनियम डेटिंग क्या होता है? यूरेनियम डेटिंग क्या है? दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात करना यूरेनियम डेटिंग कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना यूरेनियम डेटिंग, और इसके लिए हम यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये सब आपको याद होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। और पृथ्वी दिवस कब होता है? हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व 3.5 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट, हॉलीवुड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हॉलीवुड जो जगह है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? बताइए सर, हॉलीवुड कहाँ पर है? तो ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में कैलिफोर्निया जो जगह है वहाँ पर आपकी हॉलीवुड है। याद रखिएगा, लॉस एंजल्स में आता है आपका। क्लियर, और ये हॉलीवुड क्यों प्रसिद्ध है? ये दोस्तों ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड जो है ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखें। जैसे भारत में बॉलीवुड सुनते होंगे आप, तो बॉलीवुड आपका मुंबई में है, ऐसे हॉलीवुड जो है आपका वो अमेरिका में है। क्लियर। अच्छा, लंदन लिखा गया है, लंदन कौन सी नदी के किनारे? टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और यूके की राजधानी लंदन है। ठीक है, बाकी मैंने आपको इंग्लैंड और मतलब सॉरी ब्रिटेन और यूके में अंतर बताया था आपको, तो इन सब की राजधानी लंदन होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। ठीक है, 3745 किलोमीटर। और ये जो राजमार्ग है ये श्रीनगर यानी कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-47A। NH-47A भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है? दोस्तों कौन सा बोना ग्रह नहीं है? तो जवाब होगा मंगल। मंगल ग्रह दोस्तों एक परंपरागत पूर्ण ग्रह है, ये बोने ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, जबकि मैकमेक, एरिस, प्लूटो ये सब बोने ग्रह होते हैं। ठीक है, ये बोने ग्रह बताए गए हैं। दोस्तों मंगल ग्रह की बात करूं तो मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है? मार्स। मार्स। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह। रीजन क्या है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पे, और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से मंगल की जो सतह है वो लाल दिखती है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? आप याद रखना, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, आप याद रखना, पूछा जाता है। और हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर दिखाई देगा, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी, आप याद रखिएगा, 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, और इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, और भारत में 1526 में बाबर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी, आप याद रखिएगा, बाबर के द्वारा ये युद्ध जीता गया था। और ये युद्ध इतना प्रसिद्ध युद्ध क्यों है? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में सबसे पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तोप खाने का प्रयोग करने वाला जो मतलब भारत में व्यक्ति था वो था बाबर। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया गया था, आर्टिलरी लाई गई थी, और इसके तोपची कौन थे? अली कुली और मुस्तफ़ा। अली कुली और मुस्तफ़ा ये बाबर के तोपची थे, तोप खाने को देखते थे, अली कुली और मुस्तफ़ा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, और बाबर को चारबाग शैली का जनक भी माना गया है। चारबाग स्टाइल का फाउंडर कौन है? बाबर। नेक्स्ट,
भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? दोस्तों भारतीय नौसेना कानून जो था ये 1927 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 1927। अगर आपसे पूछे भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि भारत की जो नौसेना है इसका आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारत की नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है। सम नो वरुण है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सम नो वरुण है किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है। अच्छा, हमारी नौसेना की कितनी कमांडें हैं? 3 कमांडें हैं। आपको मैं मुख्यालय बता देता हूँ। आपको याद रखने कि नौसेना की जो 3 कमांडें हैं इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों नौसेना की पूर्वी कमांड जो है ये विशाखापत्तनम में है। पूछा जाए कभी कि भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी कमांड की बात करूँ तो ये मुंबई में है, पश्चिमी कमांड मुंबई। और दक्षिणी कमांड की बात करूँ तो ये आपकी कोचीन में है। भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमांड कोचीन शहर में, कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना की 3 कमांडें, तीनों के मुख्यालय आपको याद रखने, आप याद रखेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नौसेना कानून कब आया था? 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पुलित्जर पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार और ये समाचार पत्रों के लिए होता है, मतलब पत्रकारिता में दिया जाता है। पत्रकारिता ऑप्शन नहीं तो साहित्य है, संगीत के लिए भी मिलता है, लेकिन मेनली क्वेश्चन जब भी आएगा आपसे पूछेगा पत्रकारिता का नोबेल किसे कहा गया? दोस्तों पत्रकारिता का नोबेल ये पुलित्जर अवार्ड को कहा जाता है, और इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी जोसेफ पुलित्जर की याद में 1917 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पुलित्जर अवार्ड 1917 में शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 1917 इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन बता दीजिएगा मुझे, 1917 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? 1917 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था भारत में? तो क्वेश्चन संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलित्जर अवार्ड 1917। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये तो 1917 हो गया। क्वेश्चन संख्या 20, क्या कहा गया है? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 1986। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन, याद रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो आप याद रखना दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 में लाया गया था। ठीक है, 1982, सॉरी 82 नहीं 86, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लाया गया था। ठीक, चलिए अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक सन लिखी गई है 1982। मैं आपको 3 क्वेश्चन बता सकता हूँ 1982 से। कौन कौन से क्वेश्चन है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था? भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? 1982। भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। और महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1982। तो ये 3 प्रश्न आपसे 1982 से पूछेगा कभी एग्जाम में, तो आप याद रखना, आयात निर्यात बैंक, नाबार्ड की स्थापना और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सब 1982 में हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में देखने को मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242 में ये प्रावधान दिए गए हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8। राज्य कितने? 28। याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, और लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 480 के करीब में, लमसम 484 या कुछ है लगभग, मान सकते हैं आप। तो ये आप याद रखना। संविधान दिवस कब होता है भारत में? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, निर्माता तो अम्बेडकर जी को कहा गया, लेकिन संविधान अम्बेडकर जी ने अपने हाथ से नहीं लिखा। जिस व्यक्ति को लिखने का काम सौंपा गया था वो व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की कॉपी अपने हाथ से लिखी है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप के जनक हैं। संविधान का प्रारूप, संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का खाका जो तैयार किया वो अम्बेडकर जी ने तैयार किया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री कितने साल में रिटायर हो जाता है? क्या कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु की बात की गई है। कितनी? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इसको संसद का सदस्य होना आवश्यक है। दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, ठीक है, तो कितने समय में संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है? दोस्तों, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा तो 6 माह के बाद ऐसी उद्घोषणा क्या होगी? संसद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, 6 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लिखा गया है, आप याद रखना। कितने आपातकाल हैं हमारे संविधान में? 3। कौन कौन से? एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा कौन सा है? अनुच्छेद 356 जिसमें आप स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लगता है, और आर्टिकल 360 जिसमें आप वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। तो 3 आपातकाल है, तीनों आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? अजीत बजाज का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, अजीत बजाज जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा खेल है तो ये साहसिक खेल खेलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एडवेंचर गेम, ये साहसिक खेल, जैसे आपका पहाड़ों पे चढ़ना हो गया, आपका स्कीइंग करना हो गया, आपका ये सब चीज़ें करते हैं आपके। दोस्तों, अगर आपसे पूछे हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी मैच की अवधि वर्तमान में 60 मिनट की होती है। तो हॉकी का मैच 60 मिनट के लिए खेला जाता है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर इसमें होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है हॉकी। क्लियर? क्रिकेट आप जानते हैं, क्रिकेट इसको कैट एंड डॉग का खेल भी कहा जाता है। कैट एंड डॉग का खेल क्रिकेट। बैडमिंटन, हाँ, इससे मैं तो आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उबेर कप और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, उबेर कप और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक हैं आपके B.S. नायपॉल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, B.S. नायपॉल। ठीक है दोस्तों, B.S. नायपॉल। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस चैनल में बने रहिएगा। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। एक लाइक तो जरूर बनता है फिर वीडियो के लिए। जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।